दोस्तों, यदि आप पाइनियर्स हो, पाई ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते हो और पाई ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं पाई नोड एक्चुअल में काम कैसे करता है। पाई की जो हार्ड होता है, हार्डबिट, और उसे कहते हैं नोड्स, यानी कि पाई ब्लॉकचेन को चलाने वाला नोड होते हैं। और नोड कैसे काम करते हैं और नोड बनाने और सुपर नोड बनाने, सिक्योरिटी सर्किल का क्या मतलब है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें एक्चुअल में नोड क्या है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, अपने पायनियर तक। और ब्लॉकचेन की सही नॉलेज होना और नोड की सही नॉलेज होना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए खासकर। और ज़्यादा नोट यहाँ पे शुरू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर ना जब हम ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या नोड्स जैसे शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कैसी छवि बनती है? शायद किसी बहुत ठंडी एसी वाली जगह पर एक विशाल वेयरहाउस है ना। हाँ बिल्कुल, जहाँ हजारों बड़े बड़े काले कंप्यूटर्स एक साथ चल रहे हैं, सर्वर कूलिंग फैंस का बहुत शोर मचा हुआ है, और कुछ हाईटेक लोग मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने बैठे बस कोड टाइप कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक ऐसी जगह या एक ऐसी टेक्निकल दुनिया जो हम और आप जैसे आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर लगती है। सही कहा। देखिए, हमेशा से यही मानना रहा है कि नेटवर्क को सिक्योर करना या ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब लगता है जहां सिर्फ हैवी कंप्यूटिंग पावर और एडवांस्ड डिग्रीज वाले लोग ही जा सकते हैं। तो चलिए आज इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस टेक्निकल आर्किटेक्चर और सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं ना, पाई नेटवर्क का पाई नोड, राइट? हाँ बिल्कुल, और ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर के बल खड़ा कर देता है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ये नेटवर्क इस एक्सक्लूसिव हाईटेक क्लब के दरवाजे तोड़ रहा है और लोगों के घरों में रखे आम पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स को एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा बना रहा है। बड़ी बात है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाई इकोसिस्टम में नोड एक चौथा यानी फोर्थ रोल है। अब तक लोग पाई को सिर्फ मोबाइल फोन्स पर माइनिंग के हवाले से जानते थे। हाँ, वो पायनियर्स, कंट्रीब्यूटर्स, एम्बेसडर्स वाले रोल्स। सही पकड़ा, ये 3 रोल्स मोबाइल तक सीमित थे, लेकिन ये नया नोड सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन्स की जगह आपके लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स पर चलता है। अच्छा, ये नेटवर्क की सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने का पहला ठोस कदम है। पर एक सेकंड रुकिए, मेरा एक सवाल है। अगर मैं अपना पुराना लैपटॉप जो शायद 3 साल पुराना है उसको ब्लॉकचेन से जोड़ता हूं, तो वो तो तुरंत हीट अप होकर बंद हो जाएगा ना? ये बहुत कॉमन डाउट है। मेरा मतलब है बिटकॉइन और इथीरियम जैसे नेटवर्क्स तो बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड्स और प्रोसेसर्स मांगते हैं, तो ये पाई नोड आखिर काम कैसे करता है जो मेरे ऑर्डिनरी लैपटॉप पर चल सके? यहीं पर मैकेनिज्म का सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, बिटकॉइन जिस तरह काम करता है उसे प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क। और जैसा आपने कहा, उसमें सच में आम लैपटॉप जल सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक तरह की ब्रूट फोर्स टेक्निक है। उसमें हजारों कंप्यूटर्स एक बहुत ही मुश्किल मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने की रेस लगाते हैं। मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा वो जीतेगा? एग्जैक्टली। जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे तेज कंप्यूटिंग पावर होगी वो जीतेगा और लेजर पर नया ब्लॉक लिखेगा। इस प्रोसेस में बेहिसाब बिजली और हार्डवेयर का खर्चा होता है। सही बात है। लेकिन पाई नोड एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। ये स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी एससीपी का इस्तेमाल करता है। ओके, तो ब्रूट फोर्स नहीं है, पर ये एससीपी काम कैसे करता है? बिना रेस लगाए हजारों कंप्यूटर्स एक बात पर सहमत कैसे होते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा गलत? एससीपी में कोरम स्लाइसेस बनाए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हर एक नोड अपने कुछ भरोसेमंद नोड्स का एक छोटा सा ग्रुप चुन लेता है। ओके। इसे एक कोरम स्लाइस कहते हैं। अब पूरे नेटवर्क को एक साथ एक ही फैसले पर आने की जरूरत नहीं है। एक नोड सिर्फ अपने चुने हुए भरोसेमंद ग्रुप की बात मानता है। वेट, लेट मी सी इफ आई एम गेटिंग दिस। क्या ये किसी मोहल्ले की निगरानी समिति यानी नेबरहुड वॉच जैसा? मोहल्ले में फैसला वो करता है जिसके पास सबसे बड़ा और महंगा लाउड स्पीकर है, जो सबसे तेज चिल्ला सकता है। और उसकी आवाज में बाकी सब दब जाते हैं। हाँ, लेकिन इस नए एससीपी सिस्टम में मैं सिर्फ अपने 4 पड़ोसियों पर भरोसा करता हूं और हम मिलकर फैसला लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये अप्रोच नेटवर्क को बिल्कुल यूजर सेंट्रिक बनाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है।
सोचो अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे झूठ बोल रहा हो तो। हाँ, ये तो है। अगर मेरे चारों पड़ोसी मिलकर मुझे धोखा दें तो मैं तो गलत ट्रांजैक्शन को सही मान लूंगा। और यहीं पर ये मैकेनिज्म अपने आप को बचाता है। तुम्हारे कॉरम स्लाइस में जो पड़ोसी हैं, उनका अपना भी एक कॉरम स्लाइस होता है, अच्छा, जिसमें कुछ दूसरे मोहल्ले के लोग होते हैं और उनका किसी और के साथ। ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स या स्लाइसेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जब ये ओवरलैप पूरी दुनिया में फैल जाता है तो उसको ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ कहते हैं। हाँ, तो मतलब अगर मेरा एक पड़ोसी झूठ बोलेगा तो उसके झूठ को बाकी का ओवरलैपिंग नेटवर्क रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो आगे के ग्रुप से मैच नहीं करेगा। बिल्कुल सही समझे आप। फैसला इस आधार पर नहीं होता कि किसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है, बल्कि इस आधार पर होता है कि इस विशाल ओवरलैपिंग जाल में सबसे ज्यादा भरोसेमंद नोड्स क्या कह रहे हैं। क्या बात है। ये ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ दरअसल उन्हीं मोबाइल माइनर्स की सिक्योरिटी सर्कल से मिलकर बनता है जो पहले से ऐप यूज कर रहे हैं। इसलिए इसमें हैवी कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपस में डेटा वेरीफाई करना होता है, जो एक आम कंप्यूटर आराम से कर सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रूफ ऑफ वर्क की ताकत और पैसे की रेस को हटाकर उसने इंसानी भरोसे का एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मोहल्ले में मेरी भागीदारी कैसे होगी? अगर मैं ये सॉफ्टवेयर आज इंस्टॉल करूं तो मैं नेटवर्क के किस हिस्से में खड़ा हूंगा? मैं तो कोई कोडर या डेवलपर नहीं हूं। फिक्र मत कीजिए। इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेशन के 3 अलग-अलग स्टार यानी लेवल्स हैं, जो यूजर की ताकत और जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है सिर्फ एक कंप्यूटर ऐप। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्लॉकचेन वैलिडेट नहीं करना, बस एक बड़ी स्क्रीन पर ऐप यूज करना है। ओके। जैसे फोन में पाया ऐप चलता है, वैसा ही ये डेस्कटॉप इंटरफेस है। आप चैट कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस लेवल पर आपका कंप्यूटर बैकएंड में किसी भी तरह की मैथमेटिकल वेरिफिकेशन या कंसेंसस में शामिल नहीं होता। समझ गया। ये तो बस व्हाट्सएप वेब जैसा कुछ हो गया। पर असली खेल तो दूसरे लेवल से शुरू होता होगा ना, जहां मैं एक्चुअली एक नोड बनता हूं। सही पकड़ा। दूसरा लेवल है नोड। जब आप इस लेवल को एक्टिवेट करते हैं तो आपका कंप्यूटर असल में ब्लॉकचेन की लेजर को डाउनलोड करता है और ट्रांजैक्शंस के वैलिडिटी को वेरीफाई करने लगता है। बढ़िया। हालांकि एक महत्वपूर्ण टेक्निकल डिटेल ये है कि इस लेवल पर नोड्स अभी कंसेंसस यानी फाइनल फैसला लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते। वो बस नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ वेरीफाई करते हैं, फाइनल थप्पा नहीं लगाते। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा प्लान छिपा है। आगे चलकर ये नोड्स अपने सिस्टम के खाली रिसोर्सेज जैसे हार्ड ड्राइव की बची हुई स्पेस, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर या अनयूज्ड इंटरनेट बैंडविड्थ नेटवर्क को दे सकेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा खाली पड़ा लैपटॉप एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज की तरह काम कर सकेगा। पर अगर मैं कंसेंसस में नहीं हूं तो फाइनल थप्पा कौन लगा रहा है लेजर पर? वो काम तीसरे और सबसे अहम लेवल का है, सुपर नोड्स। सुपर नोड्स, नाम से ही पावरफुल लग रहा है। ये सुपर नोड्स इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है। ये आपस में SCP एल्गोरिथम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, ओवरलैपिंग स्लाइसेस से डेटा वेरीफाई करते हैं। और जब सब अग्री करते हैं तब ये सुपरनोड्स सही ट्रांजैक्शंस को हमेशा के लिए पाई लेजर पर दर्ज करते हैं। इसके बाद ये बाकी सभी ऑर्डिनरी नोड्स को लेटेस्ट डेटा भेजकर पूरे सिस्टम को सिंक करते हैं। और इन सुपर नोड्स के लिए हार्डवेयर जरूरतें काफी स्ट्रिक्ट होंगी ना? बहुत स्ट्रिक्ट। इन्हें 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन ऑनलाइन रहना पड़ता है। एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और इनका सिस्टम अच्छा खासा पावरफुल होना चाहिए क्योंकि पूरे नेटवर्क का लोड यही हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हुआ? इस सिस्टम के आर्किटेक्चर में मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगी। कैसी चीज? देखिए, एक तरफ हम डिसेंट्रलाइजेशन का ढोल पीट रहे हैं कि ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ बनेगा, आम लोग कंट्रोल लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शुरुआती दौर में इन सुपर नोड्स को चुनने का पूरा हक कोर टीम के पास है। वो तय करेंगे कि किसका अपटाइम अच्छा है, किसके राउटर पोर्ट्स ओपन हैं। तो क्या ये वापस से केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन नहीं हो गया? एक सेंट्रल अथॉरिटी ही अगर नोड्स चुन रही है तो ये तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जैसा ही तो हो गया। ये तो ब्लॉकचेन की बेसिक फिलॉसफी के ही खिलाफ है ना? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और ये ऐतिहासिक रूप से ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी डिबेट रही है।
आपका गुस्सा या कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। तो इसका जवाब क्या है इनके पास? एक प्योरिस्ट डेवलपर कहेगा कि पहले दिन से सब कुछ ओपन होना चाहिए, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रियलिटी चेक कुछ और ही होता है। इस सोर्स मटेरियल में इस अप्रोच को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइजेशन, क्या ये अपनी मनमानी को छुपाने का एक फैंसी टर्म नहीं है? सुनने में लग सकता है, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ऐसे सोचो, जब एक विशाल नदी पर पुल बनाया जाता है तो क्या पहले दिन ही उस पर हजारों गाड़ियां चला दी जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले इंजीनियर्स पुल को सपोर्ट करने के लिए एक कच्चा ढांचा या स्कैफोल्डिंग लगाते हैं। शुरू में कोर टीम जो नोड्स चुन रही है, केवाईसी वेरीफाई कर रही है, प्रोसेसर और मेमोरी टेस्ट कर रही है, वो वही स्कैफोल्डिंग है? एग्जैक्टली वो सिर्फ एक टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर है। ओके, तो आपका कहना है कि अगर पहले दिन ही हर किसी को सुपरनोड बना दिया तो नेटवर्क ट्रैफिक जैम से क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। पाई नेटवर्क के पास ऑलरेडी लाखों मोबाइल यूजर्स हैं। अगर पहले ही दिन नेटवर्क को पूरी तरह ओपन और परमिशन लेस कर दिया, हाँ, और किसी बग या अटैक की वजह से गलत ट्रांजैक्शंस लेजर पे चढ़ गए, तो उसको वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए शुरू में सिस्टम को इंटेंशनली कंट्रोल किया जाता है। उन्हीं लोगों को सुपरनोड बनने दिया जाता है जिनका हार्डवेयर रिलायबल है। समझ गया। एक बार जब नेटवर्क प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये लोड उठा सकता है, तब वो कंट्रोल यानी वो स्कैफोल्डिंग हटा दी जाएगी। ठीक है, मैं स्कैफोल्डिंग वाली बात से सहमत हूं, पर किसी को तो पता होना चाहिए ना कि ये स्कैफोल्डिंग हटेगी कब और कैसे। अगर सिस्टम को टेस्ट ही करना है तो उसका रोड मैप क्या है? उसके लिए एक बहुत ही क्लियर टेस्ट नेट रोड मैप डिजाइन किया गया है, जिसके 3 स्टेजेस हैं। और ये टेस्टिंग वैसी नहीं है जैसी हम आम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। अच्छा, तो पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है सिलेक्शन स्टेज। यहाँ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए जाते हैं, हार्डवेयर और रिलायबिलिटी की टेस्टिंग होती है। मतलब किस नोड की रिलायबिलिटी कितनी है? एक आम घर का इंटरनेट कनेक्शन क्या नेटवर्क के मापदंड को पूरा कर पा रहा है या नहीं? सही। ये देखा जाता है कि नोड्स और सुपर नोड्स के लिए सही थ्रेशोल्ड्स क्या होने चाहिए। मतलब ये बेसिकली एक ऑडिशन राउंड है कंप्यूटर्स के लिए। एग्जैक्टली। और ऑडिशन के बाद आता है दूसरा स्टेज, जो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, रिवीजन स्टेज। यहाँ पर एल्गोरिदम की रियल स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कैसा स्ट्रेस? यहाँ कोर टीम इंटेंशनली नोड सॉफ्टवेयर में एक सेंट्रलाइज्ड लेयर जोड़ती है। इस लेयर का मकसद नेटवर्क में नकली या सिम्युलेटेड डेटा भेजना है। एक सेकंड, नकली डेटा? पर हम तो ब्लॉकचेन वेरीफाई करने की बात कर रहे थे। हम खुद उसमें फेक डेटा क्यों ना लेंगे? क्योंकि हमें सेफ्टी और लाइवनेस को टेस्ट करना है। ये क्या होता है? देखिए, पाई का स्केल बहुत बड़ा है और पर्सनल कंप्यूटर्स को नोड बनाने में अलग चैलेंजेस आते हैं। सेफ्टी का मतलब है कि नेटवर्क में कोई भी गलत या फेक ट्रांजैक्शन पास ना हो सके। लाइवनेस का मतलब है कि चाहे जो हो जाए, नेटवर्क चलते रहना चाहिए, ट्रांजैक्शन ब्लॉक नहीं होने चाहिए। ओके, तो बेसिकली रुकना नहीं चाहिए सिस्टम। हाँ, अब सोचो, एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो नेटवर्क बड़े डेटा सेंटर्स पे चलता है, जहां 24 घंटे पावर बैकअप होता है, पर पाई नोड्स लोगों के घरों में चल रहा है। क्या होगा अगर कल शाम को इंडिया और ब्राजील में एक साथ इंटरनेट बंद हो जाए, या किसी वजह से अचानक आधे नोड्स नेटवर्क छोड़कर चले जाएं? तो नेटवर्क अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या इसलिए फेक डेटा भेजा जाता है? जैसे हम किसी आग लगने का वेट नहीं करते, बल्कि बिल्डिंग में मॉक फायर ड्रिल करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोर टीम उस सेंट्रलाइज्ड लेयर से फेक सिनारियोज भेजती है, जैसे नकली नेटवर्क ग्राफ्स बनाना, अचानक आधे नोड्स को ऑफ दिखाना, ये देखने के लिए कि ऐसी स्थिति में कंसेंसस एल्गोरिदम कैसे बिहेव करता है। क्या बात है! मतलब क्या वो क्रैश होता है? क्या वो गलत डिसीजंस लेने लगता है? हाँ, और अगर एल्गोरिदम फेल होता है तो उसको रिवाइज किया जाता है। जब तक घर पर चलने वाले इन अनप्रिडिक्टेबल लैपटॉप्स के साथ एल्गोरिदम फ्लॉलेसली काम नहीं करने लगता, तब तक डेटा एनालिसिस और रिवीजन चलता रहेगा। ये मैकेनिज्म समझकर काफी कड़ियां जुड़ रही हैं। जैसे जब साइकिल चलाना सिखाते हैं बचपन में, तो पहले ट्रेनिंग व्हील्स लगाए जाते हैं। सही एग्जाम्पल है। वो ट्रेनिंग व्हील्स ही तो हैं। हाँ, जब आपको लगता है कि आपका एल्गोरिदम बिना गिरे चल सकता है, चाहे सामने से कितना भी हैवी ट्रैफिक आए, तभी आप ट्रेनिंग व्हील्स निकालते हैं। हाँ, और जब वो ट्रेनिंग व्हील्स निकालते हैं, तब आता है तीसरा स्टेज, लाइव टेस्टनेट। यहाँ पर सिम्युलेटेड या फेक डेटा आना बंद हो जाता है। तो रियल डेटा आता है। बिल्कुल। एक ओपन नेटवर्क एनवायरनमेंट में
रियल सिक्योरिटी सर्कल्स, असली डेटा और असली एक्टिविटीज का इस्तेमाल शुरू होता है। अब नेटवर्क अपनी ताकत पर खड़ा है। मेननेट आने पर यह सेंट्रलाइज्ड लेयर पूरी तरह हटा दी जाएगी। अब रोड मैप और टेक्नोलॉजी पूरी तरह क्लियर है, पर एक प्रैक्टिकल सवाल है जो हर उस इंसान के दिमाग में होगा जो इस वक्त इस डीप डाइव को सुन रहा है और सोच रहा है कि क्या मैं अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करूं? इस सॉफ्टवेयर का एक आम यूजर की जिंदगी या उसके डिवाइस पर एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये मेरे लैपटॉप की बैटरी पूरी खा जाएगा? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया है पर अंदर नोड का स्विच ऑफ रखा है तो ये आपके सिस्टम रिसोर्स जैसे CPU या बैटरी पर लगभग 0 असर डालता है। ये बस बैकग्राउंड में चुपचाप पड़ा रहेगा। और अगर मैं वो स्विच ऑन कर दूं तो? तब ये एक हैवी सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये लगातार बैकग्राउंड में ब्लॉकचेन डेटा डाउनलोड करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और नेटवर्क से पिंग करेगा। तो जाहिर है आपका CPU यूसेज बढ़ेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होगी और आपका इंटरनेट डेटा भी लगातार यूज होगा। मेक सेंस। एक और जरूरी मैकेनिज्म ये बनाया गया है कि एक यूजर अकाउंट सिर्फ एक ही नोड चला सकता है। मतलब मैं अपने पूरे घर के 5 लैपटॉप्स पर नोड ऑन करके बैठ नहीं सकता? नहीं, आपका नोड डायरेक्टली आपके मोबाइल ऐप के अकाउंट से लिंक होता है। जिस अकाउंट से आप फोन पर माइनिंग कर रहे हैं उसी अकाउंट से आप सिर्फ एक कंप्यूटर पर नोड चला सकते हैं। ये सिस्टम को अनफेयर मैन्युपुलेशन से बचाने का तरीका है। अच्छा, एक और सवाल। अगर मैं अपना हार्डवेयर नेटवर्क को दे रहा हूं, अपना इंटरनेट खर्च कर रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? टेस्टनेट फेज में तो मैं एक्चुअल पाइकॉन माइन नहीं कर रहा, तो क्या नोड चलाने का कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है? इस मुद्दे पर शुरुआत में लोगों को थोड़ी निराशा हो सकती है। टेस्टनेट के दौरान नोड्स या सुपर नोड्स चलाने के लिए कोई डायरेक्ट माइनिंग रिवॉर्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर कोई अपना लैपटॉप 24 घंटे ऑन क्यों रखेगा बिना किसी इंसेंटिव के? क्योंकि ये एक टेस्टिंग फेज है। अभी सिर्फ डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सिस्टम ये मॉनिटर कर सके कि हार्डवेयर, नेटवर्क और लोग किस तरह बिहेव करते हैं। इस रॉ डेटा के आधार पर ही फ्यूचर में ये तय किया जाएगा कि मेननेट लॉन्च होने पर नोड्स को रिवॉर्ड देने का सही और बैलेंस्ड मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। समझ गया। अभी जो लोग नोड रन कर रहे हैं वो दरअसल नेटवर्क के शुरुआती बिल्डर बनने की कॉस्ट चुका रहे हैं। वैसे एक चीज और है, ये ब्लॉकचेन कंपोनेंट ओपन सोर्स होगा और गिटहब पर आएगा। बढ़िया। अच्छा, टेस्टनेट लॉन्च करते वक्त किसी भी नए सॉफ्टवेयर को यूजर की सिक्योरिटी के हिसाब से भी परखना पड़ता है। बहुत बार नए सॉफ्टवेयर को विंडोज का डिफेंडर रोक देता है। इस बारे में क्या मैकेनिज्म है? ये एक बहुत ही रोचक टेक्निकल रियलिटी है। जब भी नया पाई नोड किसी विंडोज कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर शुरू में इसे फ्लैग कर सकता है या एक रेड वार्निंग दिखाता है। क्या इसका मतलब इसमें कोई वायरस है? बिल्कुल नहीं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। जब अचानक से दुनिया भर के हजारों लाखों लोग किसी एक बिल्कुल नए अनजान सॉफ्टवेयर को एक ही दिन में डाउनलोड और इंस्टॉल करने लगते हैं तो डिफेंडर उसे अनयूजुअल नेटवर्क बिहेवियर मानता है। ओह, उसको लगता है कि कोई अटैक हो रहा है। हाँ, उसे लगता है कि शायद कोई मास मालवेयर अटैक हो रहा है। ये वार्निंग इस बात का सबूत नहीं है कि सॉफ्टवेयर खराब है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि पाई नेटवर्क का यूजर बेस और मैसिव स्केल कितना विशाल है। वो अचानक आए इतने बड़े यूजर सर्च को हैंडल कर रहे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें तो हम एक बहुत बड़े शिफ्ट का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस इमेज से कि क्रिप्टो एक ठंडे सर्वर फार्म में रखा वेयरहाउस है, लेकिन यहाँ पाई नेटवर्क ने ब्लॉकचेन जैसी कॉम्प्लेक्स और डरा देने वाली टेक्नोलॉजी को एक नॉर्मल डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करने जितना आसान बना दिया है। हाँ, बस एक ऑन और ऑफ का स्विच। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। सही बात है। ज्ञान और टेक्नोलॉजी तभी मूल्यवान है जब उन्हें अप्लाई किया जाए। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो जॉर्गन को हटाकर डिसेंट्रलाइजेशन को सबके लिए सुलभ बना रहा है। एक छोटा सा रिकैप करें तो हम देखते हैं कि कैसे हम मोबाइल सिक्योरिटी सर्कल से आगे बढ़कर SCP कंसेंसस के जरिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को इकोसिस्टम का बैकबोन बना रहे हैं। हाँ, और टेस्टनेट के रिगरस फेजेस ये साबित करते हैं कि प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइजेशन एक लंबा पर जरूरी सफर है। जो भी लर्नर इस विश्लेषण को यहाँ तक सुन रहा है उनके लिए ये इसलिए डीपली रेलेवेंट है क्योंकि ये Web3 और आने वाले इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज यानी लोकतांत्रिक करने का एक डायरेक्ट ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। और इस ब्लूप्रिंट को देखते हुए एक आखिरी विचार मेरे जहन में आ रहा है जो हमारे सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए।
हमने देखा कि भविष्य में नोड्स अपने अनयूज्ड स्टोरेज और बैंडविड्थ नेटवर्क को देंगे, है ना? अगर आज करोड़ों स्मार्टफोन्स ट्रस्ट ग्राफ बना रहे हैं और लाखों होम पीसीज उसे वैलिडेट कर रहे हैं, तो सोचिए जब ये मॉडल और आगे बढ़ेगा, क्या पता कल आपका स्मार्ट फ्रिज, टीवी या इलेक्ट्रिक कार भी इंटरनेट का एक नोड बन जाए। बड़ी बात है ये। क्या भविष्य में बड़े-बड़े सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और पूरा इंटरनेट हमारे घर के खाली पड़े स्मार्ट डिवाइसेस पर चलेगा? ये सच में सोचने वाली बात है और हम चाहेंगे कि आप लोग इस दिशा में और सोचें। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में बस इतना ही। नए सोर्स मटेरियल के साथ आपसे फिर चर्चा होगी।